लोकसभा चुनाव को लेकर सट्टा बाजार में क्या चर्चाएं हैं, इसको लेकर द नेशन टाइम्स आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेकर आया है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि सर्वे के आधार पर कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर दिखाई दे रही है। हम आपको समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से यह दिखाते रहेंगे कि चुनाव को लेकर सट्टा बाजार क्या कहता है। आइए बताते हैं आपको। नमस्कार, द नेशन टाइम के इस खास कार्यक्रम सट्टा बाज़ार अपडेट में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सट्टा बाज़ार के अनुसार इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को ज़्यादा सीटें दी गई है और बीजेपी थोड़ी ही पीछे है उनसे, ये से देखा जाए तो 7 सांसदों को चुनाव में उतारने के बावजूद भी बीजेपी का सट्टा बाज़ार में ग्राफ कोई ज़्यादा बढ़ नहीं पाया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से कांग्रेस के फेवर में सट्टा बाज़ार ने 114 से 117 सीटें बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के फेवर में 104 से 107 सीटें बता रहे हैं। अन्य को 5-6 सीटें मिलने की उम्मीद है। ये अन्य भी कौन से हैं, जैसे पिछली बार बुरहानपुर से शेरा चुनाव लड़े थे, इस बार भी अगर उनको किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो फिर से इस बार निर्दलीय जा सकते हैं। अभी कई ऐसे भी हैं जिनको पार्टियां टिकट नहीं दे रही है, चाहे वो कांग्रेस से या बीजेपी से, तो वो लोग निर्दलीय लड़के अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। मध्य प्रदेश में कुल 7 लाख के आसपास जनसंख्या है, जिसमें 60% के हिसाब से अगर अपन मानते हैं तो तकरीबन 4 करोड़ के आसपास वोट गिरने की उम्मीद है। जनरली 60 से 65% के बीच में मध्य प्रदेश में वोट गिरते हैं। अब देखा जाए तो पिछले 2018 का जो चुनाव हुआ था, 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी 41.02% वोट के साथ में। वहीं बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, केवल 5 सीट का ही फर्क था उसमें, और जिसमें बीजेपी का वोट शेयर भी 40.89% था। दोनों के वोटों का परसेंटेज देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं था, किंतु हाँ, सीटों में ज़रूर 6-7 सीटों का फ़र्क आ गया था, जिसके कारण कांग्रेस की सरकार बनी थी। 15 महीने सरकार चली थी और 15 महीने बाद महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल हो गए थे और पुनः 1.25 साल के बाद शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री के रूप में मनोनीत हुए थे। अमूमन सट्टा बाज़ार के बारे में ये कहा जाता है कि इसका तो कोई गणित नहीं है, जबकि पिछले चुनाव में सट्टा बाज़ार ने, कर्नाटक के चुनाव में भी सट्टा बाज़ार ने पूरी तरीके से पहले ही बता दिया था कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बन रही है, और वो पूरी तरीके से सही भी हुआ था। 2018 में भी हमने जितनी भी पोस्ट चलाई थी, उन सब पोस्टों में हमने 114-15 कांग्रेस बताई थी और 109-10 बीजेपी बताई थी। तो ऐसे अमूमन देखा जाए तो सट्टा बाज़ार आसपास ही बैठता है, क्योंकि इनके भी लोग पूरे बाज़ारों में घूमते रहते हैं, सट्टा बाज़ार वालों के, और आम रेहड़ी वालों से, चाय वालों के यहाँ पे बैठकर चाय पे चर्चा, चुनावों में किस तरीके से किसानों की क्या दिक्कतें आ रही है, मतलब छोटी छोटी बातों के ऊपर चर्चा करके वो लोग अपने रेट्स बाज़ार में खोलते हैं। अपन ये कहें कि सट्टा बाज़ार पूरी तरीके से सही होता है तो ऐसा भी नहीं है, किंतु कहीं न कहीं इसकी विश्वसनीयता कायम रहती है। उसकी वजह यह रहती है कि पैसों का लेन देन करना पड़ता है। खाली आप और हम जब चर्चा करते हैं तो केवल ये बात करते हैं कि नहीं यार बीजेपी आ जाएगी, नहीं यार कांग्रेस आ जाएगी, नहीं यार ऐसा ये जीत जाएगा, वो हार जाएगा। वहाँ पर ये नहीं चलता है। वहाँ पर तो जब भी इस तरीके की बात होती है, हमेशा से आपको पैसे का लेन देन करना पड़ता है। तो जब जहाँ पर भी पैसे का लेन देन करना पड़ता है, वहाँ पर आपको अपनी पूरी जवाबदारी से बात रखना पड़ती है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा है। चुनाव में उतारने की सांसदों की वजह भी उनकी खास है कि अब जैसे आप सीधी की बात करें तो सीधी में इन्होंने रीति पाठक को चुनाव में उतारा है, जो कि वहीं से सांसद भी हैं। को जिस सीट से उतारा है
वहाँ से केदार शुक्ला जी पिछले 4 बार से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब केदार शुक्ला जी का टिकट काटना था, तो अगर उनके साथ वाले किसी कमज़ोर कैंडिडेट को टिकट देते तो यह बात तय थी कि वहाँ पे बगावत अच्छी खासी केदार शुक्ला जी करते और पार्टी को नुकसान पहुँचाते। नुकसान पहुँचाने की बात तो वो अभी भी कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं कि मैं कहीं से भी आपकी बात को नहीं सुनूंगा, आपको मेरी टिकट के ऊपर पुनर्विचार करना चाहिए। ऐसे ही आप देखें तो दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर जी को टिकट दी गई है। नरेंद्र सिंह तोमर जी भी आज यूँ देखा जाए तो देश के चौथे 5वें नंबर के कैबिनेट मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं। बाकी फिर भी दिमनी सीट से अभी जो वहाँ से खबरें आ रही हैं, वहाँ से जो लोग बता रहे हैं कि वह अभी फंसे पड़े हैं। दिमनी सीट से अभी उनके लिए चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है। इंदौर एक से बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी को 1 नंबर विधानसभा से पूर्व विधायक संजय शुक्ला जी के सामने चुनाव में लाया गया है। अब यूँ देखा जाए, आज की तारीख में देखा जाए तो कैलाश विजयवर्गीय जी उस सीट से भारी नज़र आते हैं अच्छी तरीके से। उनके समर्थकों की फ़ौज, उनके छोटे पार्षदों की फ़ौज, सारी फ़ौज उनके लिए काम पे लग गई है। उनके जितना व्यापारी वर्ग मित्र है सभी लोग काम पे लगे हुए हैं। किंतु यहाँ पर यह कहना भी सही होगा कि संजय शुक्ला ने भी अपने क्षेत्र 1 नंबर को पिछले 5 सालों से संभाल के रखा है। यह बात अलग है कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद संजय शुक्ला जी के क्षेत्र में 1 नंबर में जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी वहाँ से नहीं जीत पाई कांग्रेस। उसके बाद जब संजय शुक्ला जी स्वयं महापौर का चुनाव लड़े तब महापौर के चुनाव में भी 1 नंबर से उनको 18,000 के आसपास की हार सहनी पड़ी थी उसी विधानसभा से। तो कहीं न कहीं ये देखा जाए तो सीट में संजय शुक्ला ने उसके बाद पिछले लगातार 4 सालों में काम भी किया है, कर भी रहे हैं। जनता के बीच में उनकी अच्छी पेंट भी बनी हुई है। कथाओं के माध्यम से वो धर्म की गंगा भी बहा रहे हैं 1 नंबर में। कहीं न कहीं वो टक्कर देते दिखते हैं 1 नंबर में। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात करें अपन पूरे प्रदेश के इनाल चुनाव में, तो आज भी सबसे ज़्यादा शिवराज जी ही पूरे प्रदेश में घूम घूम कर अपनी रैलियां कर रहे हैं या जैसा भी अपना चुनाव प्रचार में लग गए हैं। अभी तक सबसे बड़ी बात यह भी है कि उनकी अपनी बुधनी विधानसभा सीट से उनकी सीट का भी डिक्लेरेशन नहीं हो पाया है। यह भी भारतीय जनता पार्टी का अपने आप में एक अजूबा ही कहा जाएगा कि वर्तमान मुख्यमंत्री की सीट भी अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाई है। मामा भले ही बहुत कॉन्फिडेंट हो कि मेरा सब कुछ हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किंतु आप जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी इस तरीके के फैसले लेने में माहिर है जिससे जनता चौंक जाए। ऐसा लगता है कि तीसरी लिस्ट उनकी 5 तारीख के आसपास आएगी। उसमें काफ़ी कुछ और 70 एक नाम की बताई गई है कि 70 नामों की लिस्ट और जारी हो रही है। अभी तक 3 लिस्टें जारी करी भारतीय जनता पार्टी ने, 39 की पहली, 39 की दूसरी और एक आखिरी करी उन्होंने। इस हिसाब से 79 सीटें भारतीय जनता पार्टी डिक्लेयर कर चुकी है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि कांग्रेस में अभी देखा जाए तो केवल 2 ही लोगों की चलती है। कमलनाथ जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और पिछली बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 15 महीने की सरकार के। दूसरे कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं दिग्विजय सिंह जी। अब हैं तो कहने को दोनों ही वयोवृद्ध हो चुके हैं, दोनों ही 75 पार हो चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी पूरे प्रदेश में घूम घूम के अपने नेताओं को रिचार्ज कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज कर रहे हैं कि आप लोग कार्य करिए, कहीं ना कहीं हम लोग इसमें इस बार हमारी सरकार बनेगी, ऐसा कहकर वो अपने कार्यकर्ताओं को संजीवनी देने की कोशिश कर रहे हैं। हमेशा की तरह कमलनाथ जी विशेष दौरे नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादा उनसे भ्रमण होता नहीं है। आप ये मान के चलिए कि कमलनाथ जी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ CEO भी हैं। वो ऑफिस में बैठकर काम निपटाने में कोई परेशानी आए पार्टी को, उसको दूर करने में, कार्यकर्ता की कोई परेशानी हो, किसी बड़े नेता से चर्चा करनी हो,
इन सब कार्यों में कमलनाथ जी माहिर हैं। कमलनाथ जी की दिल्ली दरबार में पूरी तरीके से पैठ कायम है। जैसा वो चाहते हैं उस तरीके से दिल्ली दरबार उनके कहे अनुसार निर्णय लेता है। रणदीप सुरजेवाला जी को जो चुनाव प्रभारी बनाया है वह भी कमलनाथ जी के ही गुट के माने जाते हैं और कमलनाथ जी के ही सपोर्टर हैं वो पूरी तरीके से। तो हर हिसाब से कमलनाथ जी कहीं न कहीं ड्राइविंग सीट पे मध्य प्रदेश की कांग्रेस में है। और जो भी आगे भी टिकटों के निर्णय होंगे, जहाँ तक हम लोगों में चर्चा चलती रहती है, पत्रकार जगत में यही बात चलती है कि 90% टिकटें कमलनाथ जी के कहने से होगी और बाकी 10% टिकटें अलग। कांग्रेस में जो बाकी जो नेता हैं, आप ये देखिए, कांतीलाल भूरिया अपने क्षेत्र में अपनी सीट तक सीमित हैं, अरुण यादव अपने क्षेत्र में सीमित हैं, कमलेश्वर पटेल को जरूर कांग्रेस ने एआईसीसी की कमेटी में लिया जरूर है, किंतु उनकी कोई, वो भी कमलनाथ जी के ही उसमें चलते हैं। अजय भैया राहुल सिंह कोई पता नहीं कहाँ हैं, सुरेश पचौरी जी कहाँ हैं खबर नहीं, शोभा ओझा कोई पता नहीं। सबसे बड़ी कांग्रेस में जो कमी दिख रही है वो आज भी कोऑर्डिनेशन की कमी दिखती है कहीं ना कहीं। बड़े लीडर दो के मुकाबले में बाकी सब लीडर लोग घर पे बैठे हैं। तो आप बताएं, ऐसे में 5-7 सीटें कभी भी कम होना बहुत मामूली घटना है। इस हिसाब से देखा जाए तो आज सट्टा बाजार के अनुसार कांग्रेस जरूर प्लस दिख रही है इसमें, किंतु चुनाव आते आते बीजेपी के मैनेजमेंट को देखते हुए कहीं ना कहीं यह पिछली बार की तरह ही कांटा बराबरी का ही रहेगा। मतलब आप मान के चलें कि 110 सीटों के आसपास दोनों जने बैठेंगे और बाकी 5-7 सीटें कहीं ना कहीं 5-7 सीटें अन्य को इस बार जरूर आएगी। अब आप इंतज़ार करिए, तकरीबन नवंबर 2023 में 20 तारीख के आसपास कहीं पर भी चुनाव होंगे, 20 नवंबर को। तब तक हम सट्टा बाज़ार हर हफ्ते आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे कि सट्टा बाज़ार में क्या चल रहा है और सट्टा बाज़ार में कितनी उठापटक है। आज का फाइनल अपडेट जब मैं करते करते आपको बता दूं चलते चलते, इसमें कांग्रेस प्लस दिख रही है 114 से 117 सीटें, बीजेपी 104 से 107, अन्य 5 से 7। धन्यवाद। मैं कमल कस्तूरी, अजय साल्वी के साथ द नेशन टाइम के लिए।